सर्वेभ्यो नमो नमः। कक्षा में उपस्थित सभी सदस्यों का आदर सहित अभिवादन एवं स्वागत भी। सभी सदस्य अपने अपने इष्टदेव का ध्यान करें। माता गायत्री के मंत्रों का एक बार उच्चारण अवश्य कर ले। अपने प्रेरणा के स्रोत एवं अपने गुरुजनों को भी अंतर्मन से अभिवादन कर ले। हम लोगों के द्वारा प्रतिदिन कुंडली फलादेश पर आधारित कक्षा आयोजित की जाती है। आज की कक्षा की विषय वस्तु जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, लिखा गया है कि मंगल किस नक्षत्र में होते हैं तो कौन सी बीमारी होती है। हम लोगों की जो अभी कक्षा चल रही है यह कुंडली के 8वें भाव से संबंधित चल रही है। 8वें भाव से प्रमुख रूप से गंभीर बीमारियों के बारे में, लंबी बीमारियों के बारे में ही चर्चा की जाती है। वैसे बीमारी का शुभारंभ तो कुंडली के 6ठा भाव से होता है। तो मंगल देव चाहे 6ठे भाव में बैठे हों तो बीमारी की शुरुआत किस प्रकार के ग्रहों से हो सकती है, मतलब कौन सी बीमारियां ज्यादा हो सकती है, या यदि मंगल देव 8वें भाव में है तो किस ग्रह से और किस नक्षत्र में है तो कौन सी बीमारी लंबी हो सकती है। इसी विषय वस्तु पर हम लोग आज की कक्षा में चर्चा करेंगे। समझना बहुत ही आसान है। अगर हम लोग इस विषय वस्तु को समझ ले तो हमारे फलादेश में, बीमारी के फलादेश में, या अष्टम भाव के फलादेश में, या 6ठे भाव के फलादेश में बहुत ही सहूलियत मिल जाएगी। हम लोगों ने पूर्व में कक्षा आयोजित किया था कुंडली के 6ठे भाव पर आधारित, परंतु शायद हमें याद नहीं है किस विषय वस्तु का हमने वहां पर उपयोग किया था। यदि कोई सदस्य 6ठे भाव वाली कक्षा में शामिल हुए थे और यह विषय वस्तु का उपयोग हुआ है तो उनके लिए पुनरावृत्ति की कक्षा हो जाएगी और अच्छा ही हो जाएगा। यदि कोई कक्षा में नया और प्रतिदिन की कक्षा में शामिल होना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर व्हाट्सएप पर कक्षा में कंटिन्यू हो सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं अभी की विषय वस्तु। अभी का विषय वस्तु जैसा कि है, आप लोगों ने देखा तो नक्षत्र कितने होते हैं? 27 नक्षत्र होते हैं। कुल 27 नक्षत्र होते हैं और 27 नक्षत्रों को मुख्य रूप से कितने जगह बांटा गया है? 9 जगह बांटा गया है। कितने जगह बांटा गया है? 9 जगह गुरु जी। 9 जगह में बांटा गया। तो यदि मंगलदेव सूर्य का नक्षत्र, सूर्य के नक्षत्र कौन कौन होते हैं? कृतिका, पूर्वा, फाल्गुनी एवं उत्तराषाढ़। यदि मंगल सूर्य की नक्षत्र में होते हैं यानी कृतिका में हो, उत्तरा फाल्गुनी में हो एवं उत्तराषाढ़ में हो, नक्षत्र में हो, तो यह ब्लड से संबंधित, खून से संबंधित बीमारियां देते हैं। वह भी क्या? तो कम होने का, खून की कमी हो जाना, खून की ताकत में कमी हो जाना, खून के में किसी ऐसे तत्वों की कमी हो जाना जिससे व्यक्ति को कमजोरी फील होता है। अब हम लोग कैसे समझेंगे कि सूर्यदेव अब हम लोग कैसे समझेंगे कि सूर्यदेव कहाँ हैं, किस नक्षत्र में हैं? तो वैसे भी आजकल जब हम लोग कुंडली जनरेट करते हैं, वैसे भी हम लोग जब कुंडली जनरेट करते हैं तो सभी ग्रहों के कि वह किस राशि में है वह भी लिखा, हालांकि लग्न कुंडली देखने से ही पता चल जाता है, लेकिन फिर भी लिखा गया रहता है किस नक्षत्र में है एवं किस चरण में है। लिखा गया रहता है कि नहीं लिखा गया रहता है? जी गुरु जी, लिखा होता है। तो कृतिका नक्षत्र जो होता है, कृतिका नक्षत्र मेष राशि में होता है एवं वृषभ राशि में भी होता है। तो यदि मेष राशि में कुंडली के 6ठे भाव में मंगल देव हों, या मेष राशि में कुंडली के 8वें भाव में मंगल देव हों, और अंशात्मक मान कृतिका नक्षत्र अश्विनी भरणी कृतिका, कृतिका नक्षत्र जो है मेष राशि के अंतिम चरण में होता है। मेष राशि के अंतिम चरण यानी कि 26-40 अंश से लेके
30 अंश के बीच मेष राशि में हो, या वृषभ राशि में 0 अंशों से लेकर 10 अंशों के बीच में हो, और यह कुंडली के 6ठे या 8वें भाव में हो, तो खून से संबंधित बीमारी या खून से कमी की संबंधित बीमारी देने का प्रयास करते हैं। अब उत्तरा फाल्गुनी ठीक इसी प्रकार से, उत्तरा फाल्गुनी कहाँ, तो जिस प्रकार जो ग्रह जहाँ पे होता है ठीक उसी प्रकार से फिर हम इसके तत्वों के आधार पर तुल देते हैं। तो भल तत्व, हाँ, यह अग्नि तत्व में, यानी कि अग्नि तत्व में फिर उत्तरा फाल्गुनी यानी कि सिंह राशि में, सिंह राशि में उत्तरा फाल्गुनी। आप लोग इस प्रकार से कभी कभी मिला करके देखें। हाँ जी, सिंह राशि में सिंह राशि में तो माघा से गुरु जी लेकर के उत्तरा फाल्गुनी के एक चरण तक रहेगा। हाँ, तो उत्तरा फाल्गुनी सूर्यदेव का हुआ ना, तो सिंह राशि में भी, सिंह राशि में अगर 6ठे या 8वें भाव में, 6ठे कर्सर कहाँ चला गया भूल जाता है, हाँ, 6ठे या 8वें भाव में मंगल देव, कुंडली में 6ठे भाव में या 8वें भाव में सिंह राशि के अंतिम 9 मांस में हो, यानी कि 26-40 अंश से लेकर 30 अंशों तक। फिर कौन सी राशि, यहाँ पर हम लोग किसी दूसरे कायदे से हम लोग समझने का प्रयास करें, इन सूत्रों को किसी दूसरे नक्षत्र कायदे से समझने का प्रयास करें। यानी कि अग्नि तत्व में हम लोगों ने क्या देखा, अग्नि तत्व ग्रह के अंतिम 9 मांस, अग्नि तत्व में 26-40 से 30 अंश अंतिम 9 मांस। पृथ्वी तत्व में हम लोगों ने कहा देखा, जो शुरू में जो कृतिका नक्षत्र है, कृतिका नक्षत्र अश्विनी भरणी कृतिका, कृतिका जो है वृषभ राशि के, वृषभ राशि कौन सा है, तत्व का है। तो पृथ्वी तत्व की राशि में हम लोगों ने देखा कि 0 से 10 अंशों तक। ठीक उसी प्रकार उत्तरा फाल्गुनी में अगर उत्तरा फाल्गुनी की बात की जाए तो उत्तरा फाल्गुनी भी सिंह राशि के प्रथम अंतिम 9 मांस में ही है। सिंह राशि अग्नि तत्व की राशि है और अग्नि तत्व की राशि का अंतिम 9 मांस उत्तरा फाल्गुनी का होता है। फिर उसके बाद में 6 नंबर की राशि यानी कि कन्या राशि में उत्तरा फाल्गुनी 1, 2, 3 चरण का होता है, यानी कि 0 से लेकर 10 अंशों तक, यानी कि पृथ्वी तत्व में यही फिर मिल गया। फिर उसके बाद में क्या, कौन सा नक्षत्र बन गया, उत्तराषाढ़ा। उत्तराषाढ़ा कहाँ है, धनु और मकर। हाँ, तो उत्तराषाढ़ा उत्तराषाढ़ा धनु राशि। तो धनु राशि किस तत्व का है, अग्नि तत्व का है ना, अग्नि। हाँ, तो उत्तराषाढ़ा का वहां पे धनु में, उत्तराषाढ़ा में तो एक ही चरण, पहला चरण ही उत्तराषाढ़ा का रहता है ना। जी गुरु जी। हाँ, और वह भी अंतिम 9 मांस। तो हम अग्नि तत्व में 26-40 से लेकर 30 तक, पृथ्वी तत्व में पुनः उसके बाद में मकर राशि, नहीं मकर राशि का है, उसके बाद में हाँ मकर राशि पृथ्वी तत्व राशि होगी ना। हाँ, तो धनु राशि के बाद में जो मकर राशि है वह तो पृथ्वी तत्व हो गया ना जी। तो पृथ्वी तत्व में कौन सा हो गया, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा चरण है उत्तराषाढ़ा का। तो फिर उसमें 3 चरण हो गए थे, पृथ्वी तत्व में भी तो 3 चरण, यानी कि 0 अंश से लेकर 10 अंशों तक जी। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि यदि मंगल देव कुंडली के 6ठे या 8वें भाव में अग्नि तत्व राशि के होकर, अग्नि तत्व में हो, अग्नि तत्व राशि में होकर अंतिम 9 मांस में हो। अब अग्नि तत्व का अंतिम 9 मांस कौन हो जाता है, अग्नि तत्व में मेष राशि का या अग्नि तत्व, सभी राशियां तो एक ही है, तत्वों के आधार पे चलता है ना 9 मांस की श्रेणी। जी जी। तो अग्नि तत्व का अंतिम 9 मांस कौन हो जाता है, धनु राशि। तो हम ऐसे कह सकते हैं
हम ऐसे कह सकते हैं कि यदि सूर्यदेव यदि मंगल देव छठे या आठवें भाव में मेष राशि के हों और नवमांश कुंडली में धनु राशि के मंगल देव हो जाए तो खून से संबंधित या खून की कमी से संबंधित समस्याएं आने की संभावनाएं बनती है, या वृषभ राशि में कुंडली के छठे या वृषभ राशि में छठे या आठवें भाव में अगर हैं और नवमांश कुंडली में 10, 11, 12 इन राशियों में हो नवमांश कुंडली में, तो खून से संबंधित समस्या होने की संभावना। या इसको और भी हम लोग समझ सकते हैं कि यदि लग्न कुंडली में मेष राशि के मंगल देव छठे या आठवें भाव में हो और अंशात्मक मान 26-40 अंशों से अधिक हो और यदि वृषभ राशि के हैं और उनका अंशात्मक मान 0 से लेके 10 अंशों के बीच में हो, तो अब बातें स्पष्ट हो गई। यानी कि मंगल देव अगर सूर्य की राशि में है तो किस चीज से समस्याएं? रक्त की कमी। रक्त से, रक्त की कमी। गुरु जी अब एक यही मिनट। हाँ बोला जाए। यानी अग्नि तत्व में अगर जो 26-40 से लेके 10 अंश तक रहेंगे तब ऐसा संभावना माना जाएगा। अग्नि तत्व के अंतिम नवमांश में जी, यानी कि 26-40 अग्नि तत्व या- 26-40 से लेकर 30 तक के अंश तक, और जी। अगर पृथ्वी तत्व में है तो 0 अंश से लेकर 10 डिग्री के बीच में 10 डिग्री तक। या दूसरे शब्दों में कि मंगल देव अगर सूर्य की राशि में, सूर्य के नक्षत्र में हो और कुंडली के छठे 8वें भाव में हो तो खून से संबंधित समस्याएं या खून की कमी देने की काम कर सकते हैं। बातें स्पष्ट हो गई? जी 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 जी। अब हम लोग चलते हैं चंद्रमा के। यदि मंगलदेव चंद्रमा के नक्षत्र में होते हैं, चंद्रमा के नक्षत्र में यदि मंगलदेव होते हैं तो यह चर्म रोग देते हैं। यदि मंगलदेव चंद्रमा के नक्षत्र में हो तो क्या देते हैं? चर्म रोग। चर्म रोग। अब चंद्रमा के नक्षत्र कौन होते हैं? तो चंद्रमा का नक्षत्र जो होता है रोहिणी हस्त श्रवण होता है। चंद्रमा का नक्षत्र रोहिणी हस्त एवं श्रवण, यह तीन नक्षत्र होते हैं। तो अब रोहिणी जो है, रोहिणी के पूरे नक्षत्र वृषभ राशि में ही होता है जी और इनका अंशात्मक मान वृषभ राशि में यानी कि पृथ्वी तत्व राशि में कितने अंशों से कितने अंशों तक? 10 अंशों से लेकर 23-20 तक। 23 अब देखा जाए हस्त नक्षत्र कहाँ है, तो हस्त नक्षत्र भी पुनः वही है, कन्या राशि में है, पृथ्वी तत्व की राशि में ही है और अंशात्मक मान उतना ही रहेगा। जी फिर अगर श्रवण नक्षत्र की बात करते हैं तो श्रवण भी मकर राशि में ही होता है। यानी कि पृथ्वी तत्व की राशि में अगर मंगल देव होते हैं और मंगल देव खराब अवस्था में होते हैं, यानी कि पीड़ित हो रहे हो, छठे भाव में हो, 8वें भाव में हो और पृथ्वी तत्व राशि में हो, पृथ्वी तत्व की राशि में होकर उनका अंशात्मक मान 10 अंशों से लेकर 23-20 के बीच में हो, तो या पृथ्वी तत्व राशि में हो और चंद्रमा के नक्षत्र में हो तो चर्म रोग होने की संभावनाएं काफी बढ़ जाती, क्योंकि मंगल जो है अग्नि तत्व है और यह जो है चंद्रमा का नक्षत्र, चंद्रमा क्या है? जल तत्व है। अग्नि और चंद्रमा जब अग्नि और जल एक जगह मिलता है तब फफोला बनता ही है। अगर हाथ जल जाए तुरंत उस पर जल डालिएगा तब फफोला निकल जाता है कि नहीं निकल जाता है?
तो उसके दूसरे शब्दों में हम लोग क्या कह सकते हैं? चर्म रोग। हाँ, चर्म रोग हो जाएगा, घाव हो जाएगा। अगर इन्हीं भावों में होकर, अगर छठे या आठवें भाव में होकर या कुंडली के किसी भी भाव में हो, अगर कुंडली के किसी भी भाव में अगर इन स्थितियों में हो तो यह बीमारी देने का प्रयास करते हैं। हालांकि छठे आठवें में हो तो थोड़ा सा यह प्रयास ज्यादा ही हो जाता है। अगर कुंडली में छठे या आठवें भाव में ही मंगल देव क्यों ना हो और मंगल अपने ही नक्षत्र में हो, मंगल देव का कौन सा अपना नक्षत्र है? मृगशीरा, चित्रा, मृगशीरा, धनिष्ठा। चित्रा धनिष्ठा। और धनिष्ठा। इन नक्षत्रों के होकर के कुंडली में कहीं भी हो मंगल देव, या चाहे छठे भाव में ही क्यों ना हो, आठवें भाव में ही क्यों ना हो, व्यक्ति का स्वास्थ्य ठीक रहता है, निरोगी होता है, लंबी बीमारियां नहीं होती, गंभीर बीमारियां होने की संभावनाएं बहुत कम बनती है। अब विषम परिस्थितियां हो, वह बात अलग की। विषम परिस्थितियां यानी कि कुंडली में कुछ वैसे बुरे योग बन रहे हो, वह अलग की बात हो जाती है। वैसे देवगुरु बृहस्पति के भी नक्षत्रों में होते हैं। यदि देवगुरु बृहस्पति के भी नक्षत्र में अगर मंगल देव होते हैं तो भी अच्छे फल देते हैं। अब देवगुरु बृहस्पति का नक्षत्र कौन है? पुनर्वसु, विशाखा, पूर्वा, भाद्रपद। पुनर्वसु, विशाखा, पूर्व। हाँ, तो किन किन नक्षत्रों में हो करके कुंडली में कहीं भी हो तो आरोग्यता देते हैं, या छठे आठवें 12वें भाव में भी या छठे आठवें में भी होते हैं तब भी गंभीर बीमारी ना के बराबर होती है। क्योंकि मंगल क्या है? फिजिकल ग्रह है, शारीरिक ताकत है। तो जिसके पास में शरीर में ताकत होता है, यानी कि अंदरूनी क्षमता मजबूत है, तो बीमारियां कम होती है। तो मंगल की नक्षत्र मृगशीरा, चित्रा, धनिष्ठा हो ही गया। देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र जो आरोग्यता देने वाला है, हिष्ट पुष्ट शरीर बनाता है, वह तो बृहस्पति देव का नक्षत्र कौन है? पुनर्वसु, विशाखा, पुनर्वसु, विशाखा एवं पूर्वा, उत्तरा भाद्रपद। पूर्व भाद्रपद। उत्तर पूर्वा भाद्रपद भाद्रपद। नहीं है। उत्तरा भाद्रपद। उत्तर भाद्रपद उत्तरा शनि का, शनि का है। शनि, हाँ, उत्तर भाद्रपद शनि का हो जाता है। यानी कि देव गुरु बृहस्पति के नक्षत्र में हो या मंगल अपने स्वयं के नक्षत्र में हो तो यह आरोग्यता प्रदान करते हैं। हालांकि मंगल के बाद में बुध देव की चर्चा हम लोगों की करनी चाहिए, लेकिन दोनों का गुण धर्म श्रेणी एक जो हो गया मंगल या गुरु का, इसलिए हमने एक जगह चर्चा की। अगर मंगल जी, तो सूर्य के नक्षत्र में भी अगर जो सूर्य के नक्षत्र में भी रहेंगे, हाँ, सूर्य भी तो मित्र हैं, तो मित्र ग्रह नहीं नहीं, अब दोनों तो अग्नि अग्नि ही है ना। दोनों अग्नि अग्नि ही हैं, इसलिए तो प्लस प्लस माइनस हो जाता है ना। पहले प्लस प्लस माइनस थोड़े हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस। वैसे शुष्क सूर्य तो बनाता है। गुरुदेव, सूर्य तो वैसे आरोग्यता के कारक है ना, तो हाँ वैसे तो हाँ, आरोग्यता के कारक हैं। तो यह भी जलता जलाने वाला है, वह भी जलाने वाला है, तो दोनों गुण मिल जाएगा तो और अत्यधिक ज्वलनशील हो जाएगा ना, तो तरल पदार्थों को तो जलाएगा ही। यहाँ पर बीमारी की बात है ना। जी गुरुदेव। यह भी गर्म वह भी गर्म, तो अत्यधिक गर्म, तो अत्यधिक गर्म हो जाएगा तो फिर क्या होगा? तो जो तरल पदार्थ होगा उसको तो जला देगा ना। ये वाली बात है। और बृहस्पति देव तो अमृत के समान है ना, तो अमृत में गर्म मिलेगा तो क्या फर्क पड़ेगा। अब बुध देव की राशि में अगर है मंगल देव, अगर बुध देव की राशि में अगर होते हैं कुंडली में कहीं भी मंगल देव, यदि बुध देव की राशि में हो, यह क्या देते हैं? यह मानसिक बीमारी देते हैं, मानसिक अस्थिरता देते हैं।
अष्टम भाव में होता तो कहेंगे। हाँ तो वही ना, अगर मंगल देव अष्टम भाव में हो या छठे भाव में हो और बुध की राशि में हो, तो हाँ तो बुध की राशि नहीं, बुध के नक्षत्र में हो, तो बुध का नक्षत्र कौन कौन सा है? बुध का नक्षत्र जो है अश्लेषा ज्येष्ठा रेवती, अश्लेषा ज्येष्ठा रेवती, ये बुध के नक्षत्र हैं। अगर बुध के नक्षत्र में होते हैं तो यह मानसिक अस्थिरता देते हैं। अब अश्लेषा कर्क राशि में, जल तत्व में, यानी कि आप लोग इसको नोट बनाते समय उस प्रकार से भी नोट कर सकते हैं, समझ सकते हैं, या नहीं तो सीधे अगर नक्षत्रों का नाम याद है कि कौन से ग्रह के कौन से नक्षत्र हैं या किस नक्षत्र के दशा स्वामी कौन है, तो फिर कुछ नहीं। तो इतने दिन से जब हम लोग फलादेश में पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, तो हम सबों को तो कम से कम इतना याद हो ही जाना चाहिए कि किस ग्रह के नक्षत्र रहेगा तब बुध का राशि रहेगा तब। अच्छा, बुध के राशि में तो हो ही नहीं सकते ना। फिर राशि अलग चीज है, नक्षत्र अलग चीज है। अश्लेषा कर्क राशि में आता है, अश्लेषा कर्क राशि में आता है जी, और उसके बाद में ज्येष्ठा जो है वह वृश्चिक राशि में आता है, और रेवती जो है मीन राशि में आता है। ये दोनों जल तत्वों के राशि हैं। किसी का स्वामी चंद्रमा है, किसी का मंगल है, किसी का देवगुरु बृहस्पति। राशि स्वामी होना अलग बात है। यहाँ पर नक्षत्रों की चर्चा हो रही है कि किसके नक्षत्र में। तो बुध देव के नक्षत्र में यदि अगर हैं तो मानसिक अस्थिरता ज्यादा देते हैं, चित्त का एकाग्र न होना इत्यादि। बृहस्पति देव की चर्चा हो ही गई, यानी कि सूर्य की चर्चा हो गया, चंद्रमा का हो गया, मंगल का हो गया, देवगुरु बृहस्पति का हो गया, बुध का हो गया। अब चलते हैं शुक्र पर। तो अब आप लोग अपने अपने दिमाग से यह आकर कीजिए कि यदि मंगल देव शुक्र के नक्षत्र में होंगे तो क्या करेंगे। शुक्र का तो काम ही अग्नि है, जलाता है, तो क्या होगा। तो शुक्र के नक्षत्र कौन कौन से हैं? तो शुक्र के नक्षत्र पूर्वा, फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा एवं भरणी है। शुक्र का जो नक्षत्र है पूर्वा, फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ एवं भरणी। अगर इन नक्षत्रों में होंगे सूर्य, अगर मंगल देव अगर इन नक्षत्रों में होंगे, शुक्र के नक्षत्र में होंगे तो क्या होगा। तो ऐसी बीमारियों को जन्म देंगे जो दाम्पत्य जीवन में समस्या प्रदान करेंगे। रति से संबंधित रोग, सुजाक वगैरह, या गुप्त रोग वगैरह। गुप्त रोग भी कई प्रकार के होते हैं, वह अलग बीमारी है। लेकिन जो 7वें भाव से संबंधित मुख्य चीज है, शुक्र क्या है, शुक्र भोग है, भोग से संबंधित। अगर यही शनि की नक्षत्र में हो तो अच्छी बात नहीं है। मंगल एवं शनि में शत्रुता है। अगर शनि, मंगल देव क्या है, जो सीले ग्रह हैं। मंगल देव क्या है, काफी जो सीले ग्रह है। शनि देव के नक्षत्र कौन कौन होते हैं? तो शनि देव के जो नक्षत्र होते हैं वह पुख्य, अनुराधा और उत्तरा पुख्य, अनुराधा एवं उत्तरा भाद्रपद। अगर इन तीनों नक्षत्र में हो, ये शनि के नक्षत्र हो गए और इन नक्षत्रों में यदि मंगल देव होते हैं, यह सबसे खराब फल देते हैं। मंगल देव 8वें भाव में खास करके न रहें, अगर हो तो कम से कम शनि के नक्षत्र में न हो। यह बहुत ही कष्टदायक स्थितियों को जन्म देते हैं। मंगल जहां उत्तेजना है, शनि वहीं आलस्य है एवं
बाद में इतनी समस्याएं आती है जीवन में कि व्यक्ति बार बार कहता है कि इससे अच्छा तो मर जाना ही ठीक। कभी कभी ऐसी स्थितियां बनती है तो साधारणतया सभी लोग कह लेते हैं कि नहीं कह लेते हैं, जी सभी लोग कह लेते हैं। तो इसको दूसरे शब्दों में हम लोग कह सकते हैं कि व्यक्ति आत्महत्या की तरफ जाएगा अगर शुभ ग्रहों से युक्त दृष्टि न हो और भी अगर खराब स्थितियां बन रही हो तो, या मृत्यु का कारण स्व ही बने व्यक्ति। अगर या राहु के नक्षत्र में भी हो तो यही गुण, राहु या शनि के नक्षत्र में हो तो यही गुण देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि मंगल क्या है, मंगल के पास में एक विशिष्ट गुण है, वह क्या है, एक योद्धा का गुण है और तानाशाही का प्रतीक है। कार्य करने की क्षमता है। तो वह इस प्रकार की प्रवृत्तियां दिया करता है। यदि केतु के नक्षत्र में होता है तो उतने गंभीर बीमारियों को यह नहीं दे पाता, क्योंकि केतु और मंगल स्वभाव से एक ही जैसे हैं। केतु और मंगल स्वभाव से एक जैसे एक ही जैसे है। तो जैसे जैसे मंगल की राशि में, मंगल की राशि करें, मंगल के नक्षत्र में ही यदि मंगल देव हो तो, या केतु के नक्षत्र में हो तो, या देव गुरु बृहस्पति के नक्षत्र में हो तो, यह साधारणतया निरोगी जीवन देने का काम करते हैं। गंभीर बीमारियां थोड़ी कम होती है, या लाइलाज बीमारियां कम होने की संभावनाएं होती है। तो यहाँ पर तो हम लोगों ने यह चर्चा किया कि मंगल देव किस नक्षत्र में हो सकते हैं तो कौन सी बीमारियों को जन्म दे सकते हैं, और भी कई बातें हो सकती हैं। राहु का रह गया, बोलते बोलते रुक गए। तो राहु के बारे में हमने कहा था ना कि यदि राहु देव के नक्षत्र में, यदि राहु के नक्षत्र में मंगल देव हो या शनि के नक्षत्र में मंगल देव हो तो शनि के जैसा ही प्रभाव फल देंगे। और यदि मंगल देव अपने नक्षत्र में हो या केतु के नक्षत्र में हो तो यह सामान्यतः, या देव गुरु बृहस्पति के नक्षत्र में हो तो अच्छा ही फल देते हैं। लेकिन एक बात यह हो जाता है कि अगर केतु के नक्षत्र में अगर मंगल देव होते हैं तो सामान्यतः स्वास्थ्य तो ठीक ठाक देते हैं, इसमें कहीं से कोई शक की बात नहीं। लेकिन ये चिड़चिड़ा बना देते हैं व्यक्ति को। क्या करते हैं, मंगल अगर केतु के नक्षत्र में है, केतु देव के नक्षत्र कौन होते हैं, माघा मूल शनि, माघा मूल एवं अश्वनी। हाँ, अगर इन नक्षत्रों में मंगल देव हो तो यह व्यक्ति को अत्यधिक चिड़चिड़ा बनाने का काम करता है एवं अधिक ऐसे व्यक्ति को अत्यधिक सोचना नहीं चाहिए। जिसके मंगल केतु के नक्षत्र में हो अत्यधिक सोचना ना चाहिए, नहीं तो यह बीपी को इधर उधर कर देते हैं। क्या कर देते हैं, उच्च रक्तचाप दे देते हैं, यह देने की काम कर सकते हैं, या ब्लड प्रेशर और स्थिर कर देते हैं, सामान्य से गड़बड़ कर देते हैं। ऐसी बातें देखना। लेकिन सामान्यतः हिष्ट-पुष्ट शरीर होता है। चिड़चिड़ापन भी एक बीमारी है, लेकिन वह उतनी फिजिकल बीमारी नहीं है। लेकिन यह समस्याओं को तो चिड़चिड़ापन जन्म देता ही है। चिड़चिड़ापन के कारण कार्य खराब होते हैं, मित्रवत व्यवहार टूटता है। तो इसको लोग बीमारी की श्रेणी में नहीं रखते। लेकिन चिड़चिड़ापन भी बीमारी है कि नहीं है? गुरु जी, हाँ जी, अपने ही नक्षत्र में हो मंगल देव, तब वृश्चिक, जैसे कि वृश्चिक
के अंतिम नवमांश में हो। वृश्चिक राशि के अंतिम नवमांश में हो, तो वृश्चिक राशि के अंतिम नवमांश तो ज्येष्ठा का हो गया ना, तो बुध देव का नक्षत्र हो गया ना फिर। बुध हो जाएगा। हाँ, तो बुध देव की नक्षत्र में है तो समयानुसार जो है वह चर्म रोग दे सकते हैं अपनी दशाओं में। अब वह कौन सी बीमारी कब देंगे तो अपनी दशाओं में देंगे, या संबंधित जो ग्रह है उसकी दशाओं में, या बुध की दशा चले तो, या मंगल की दशा चले तो, यानी कि जो नक्षत्र स्वामी है उनकी अंतरदशा हो या मंगल देव की अंतरदशा हो। लेकिन मंगल देव की अंतरदशा में कुछ नहीं देते चले। तो आप लोग जो अभी हम लोगों ने पढ़ा, यदि किसी सदस्य के कुंडली में मंगल देव तो किसी न किसी नक्षत्र में होंगे ही जी, किसी न किसी नक्षत्र में सभी के ग्रह मंगल देव होंगे। तो अब आप लोग देखिए कि क्या आपके मंगल देव अब मंगल के ही नक्षत्र में हैं? क्या आपके कुंडली के मंगल देव मंगल के ही नक्षत्र मृगीशरा चित्रा धनिष्ठा में है? मृगीशरा चित्रा धनिष्ठा में है, या देव गुरु के नक्षत्र पुनर्वसु विशाखा या पूर्वा भाद्रपद में है? यदि इन नक्षत्रों में यदि आपके कुंडली में मंगल देव हैं तो सामान्यतः आपका स्वास्थ्य ठीक ठाक रहता है, निरोगी जीवन आप जीते हैं। अन्य और किसी नक्षत्र में है, यदि वह किसी अन्य ग्रहों के नक्षत्र में है तो क्या संबंधित समस्याएं बीमारियां देखने को मिलती है आपके जीवन में या नहीं? कोई तो व्यक्ति अपने मंगल ग्रह को देखे और यह बोले कि हाँ वैसी हाँ जी स्थितियां गुरु है या नहीं। हाँ हाँ जी गुरुजी, जैसे आपने बताया वैसा ही है गुरुजी। मेरे तो बिल्कुल ही मंगल राहु के नक्षत्र में है गुरुजी। राहु के नक्षत्र में, हाँ जी, और छठे भाव में है गुरुजी। अच्छा किसी से अगर यह ठीक है, अगर यह वाली बात है, अगर बीमारियों से संबंधित वाली बात अभी जब हम बोल रहे हो तो चुप रहे, फिर जब हम चुप हो जाए तब बोलिए, तो विषयांतर व्यक्ति था। लेकिन अगर इस प्रकार की स्थितियां बनती हो और उस मंगल पे किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो तो बीमारियों में कमी भी होती है। और जहां तक कुछ प्रकार की बीमारियां अभी हम लोगों ने जो चर्चा किया कि मानसिक अस्थिरता बुध की राशि में, राहु की राशि में होने से बार बार यह मन में सोचना कि इससे तो अच्छा है कि ठीक नहीं है, हम सो ही जाना ठीक है। सो जाना यानी कि जीवन से सदैव के लिए सो जाना ठीक है। तो इसके लिए जहां पर मानसिक स्थितियों की बात है तो वहां पे चंद्रमा अगर मजबूत है तो इसका परिहार हो जाता है। या अन्य किसी भी प्रकार किसी भी नक्षत्र में है मंगल देव और मंगल शुभ प्रभावित है, शुभ युक्त है या शुभ ग्रहों से दृष्ट है तो समस्याएं यह कम होती है। इसको भी हम लोग याद रखें, ये नहीं कि यहाँ सीधे देख लिए बोल दिए, नहीं, फिर उसकी स्थिति को देखिए। यदि मानसिक बीमारी या ये राहु के नक्षत्र में है तो चंद्रमा अगर मजबूत है तो ठीक है। तो अब आप बोले कि आपके चंद्रमा मजबूत किस राशि में है? गुरुजी बुध की राशि में ही है, बट ये कि गुरुजी मेरा चंद्रमा थोड़ा सा स्ट्रांग है। बट मुझे ऐसे तो होता ही है कि क्या करना है जी, के से अच्छा तो मर ही जाए। तो चंद्रमा अगर स्ट्रांग है तो फिर मन में विचार आना अलग बात है, वो तो आते जाते रहते हैं। मेरे कुछ ज्यादा ही आते हैं गुरुजी। चलिए ठीक। अच्छा अब वैसे इसके बाद आपने में जो कहा है बिल्कुल ठीक है गुरुजी, वैसा ही है मेरे साथ। अब इसके बाद में ये हम थोड़े बोल रहे हैं, यह तो हमारे गुरुजनों ने हमें कहा, या कहीं पुस्तक में गुरुजनों ने देखा हमें बोला, या हमने कहीं कभी पुस्तक में पढ़ा तो कल याद पड़ गया एकाएक बातें कि हाँ किस ग्रह के नक्षत्र में मंगल देव होंगे तो क्या समस्याएं दे सकते हैं। तो हमने याद पड़ा तो हमने आज चर्चा कर लिया। वैसे मंगल देव की युति भी कभी कभी नुकसानदायक होती है। जितना बुरा भाव उतना ही ज्यादा नुकसानदायक स्थितियां, चाहे वह कुंडली का छठा भाव हो, आठवां भाव हो या कोई भी भाव।
जितने खराब भाव होंगे उतने ही ग्रहों की युतियां ज्यादा कभी कभी नुकसानदायक भी होती है। मंगल देव जहां क्रूर ग्रह हैं तो उनकी युतियों के बारे में जब छठे आठवें की बात चल रही तो कुछ ग्रहों की चर्चा कर ही लेनी चाहिए। मंगल देव का आठवें भाव में नहीं, अगर छठे भाव में मंगल एवं शनि की युति होती है तो यह अलग फल दे देते हैं, और आठवें भाव में युति होती है तो अलग फल दे देते हैं। मंगल एवं शनि की युति, या मंगल अगर छठे भाव में है तो युति हो जाए या शनि देव के द्वारा दे जाए, तो यह सामान्यतः है। क्रोधी स्वभाव का बना देते हैं एवं अपरिपक्वता देते हैं किसी भी कार्यों के प्रति, लगनशीलता के प्रति, क्योंकि आठवां भाव जो होता है प्रतिस्पर्धा का होता है, तो वहां पे अपरिपक्वता प्रदान करने का प्रयास करते हैं। अगर यही आठवें भाव की बात की जाए तो यह संतुलित बुद्धि दे देते हैं, यानी कि बुद्धि चाहे जितनी ही क्यों ना हो, अगर आठवें भाव में मंगल हो और शनि से दृष्ट हो या शनि से युक्त हो तो व्यक्ति के पास में जितना ही ज्ञान होता है उसी ज्ञान के आलोक में वह काम करता है। ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार व्यक्ति नहीं होता। नहीं होता। अगर यह युति मंगल एवं शनि की युति लग्न भाव में हो, मंगल शनि की युति लग्न भाव में हो जाए, दूसरे भाव में हो जाए, पंचम भाव में हो जाए, दसम भाव में हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। तीसरे भाव में गुरुजी? नहीं ना, हमने कहा कि पहले दूसरे पांचवें भाव में मंगल शनि की युति, अच्छा हमने कहा है ना, अच्छी बात हो जाए। नहीं, मंगल जहां ऊर्जा है, मंगल जहां जल्दबाजी है, वहीं पे शनि सुस्ती भी है। स्लो मंद है। है, सुस्ती है। जहां शनि सुस्ती है, मंगल तेजी है, तो तेजी और मंदी लग्न भाव में, दूसरे भाव में और पंचम भाव में इस प्रकार के गुण धर्मों का समायोजन अच्छा नहीं होता। क्या बोला गुरुजी? यानी कि मंगल शनि की युति लग्न में हो जाए, दूसरे भाव में हो जाए या पंचम भाव में हो जाए, अच्छी बात नहीं है। और कई मायनों में अच्छा भी है, कई मायनों में खराब भी है। लेकिन जहां बात भौतिकता के सहारे आगे बढ़ने के लिए है, फिर वहां पे बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मंगल भी भूमि पुत्र हैं तो शनि भी धरातल से जुड़ा हुआ है। शनि को धरातल से जुड़ा हुआ कहते हैं कि नहीं कहते हैं? शनि तो सेवक ही है, तो धरातल से एकदम जमीनी स्तर का व्यक्ति हो गया। मंगल क्या हो गया? पराक्रम साहस हो गया। तो यह अच्छी बात है, यानी कार्यों के लिए ठीक ठाक है। लेकिन स्वभाव के लिए उतना अच्छा बात नहीं है। ना ही है, कार्यों के लिए बहुत अच्छी बात है। दसम भाव में भी वही स्थिति हो जाती है, मंगल शनि की युति हो जाती है। दृष्टि हो जाए गुरुजी तो तो मंगल का होना आवश्यक है। इन भावों में मंगल हो और शनि से दृष्ट हो जाए या शनि हो मंगल से दृष्ट हो जाए तो भी तो बात वही है ना। भाव में भाव के ही गुणों को देखना है ना, तो अच्छी बात है। यानी कोई एक हो और दूसरे के द्वारा दृष्ट हो तो यह अच्छी बात है।
लेकिन मंगल एवं शनि की परस्पर दृष्टि अच्छी नहीं होती। जिस व्यक्ति के कुंडली में मंगल शनि को देखते हों और शनि मंगल को देखते हों तो वह अच्छी बात नहीं। यानी कि शनि से 10वें, यदि शनि से 10वें मंगल हो, जिस व्यक्ति के कुंडली में शनि देव जहां है, शनि से 10वें मंगल होते हैं, उनके जीवन में समस्याएं आती रहती है। क्योंकि 10वें हो जाएंगे तो शनि देव मंगल को देखेंगे, 10वीं दृष्टि मंगल चौथी दृष्टि देख लेगा। तो 7वीं दृष्टि गुरुजी उतना नहीं। 7वीं दृष्टि सहयोग का भी परिचायक है। अगर शुभ स्थिति में हो या कोई भी दोनों में कोई एक शुभ स्थिति में हो, दोनों में कोई एक शुभ स्थिति में हो तो नुकसानदायक नहीं होता। 7वीं दृष्टि सहयोग की दृष्टि होती है ना, क्योंकि 7वां दृष्टि तो जीवन साथी का है, तो जीवन साथी का तो एक ही धर्म है, सहयोग करना। गुरुजी मंगल चौथे में हो, शनि मंगल चौथे में हो और शनि 10वें में आमने सामने, हाँ, तो फिर वह उतनी नुकसानदायक नहीं है जितना 10वें चौथे का संबंध नुकसानदायक। क्योंकि यह क्यों सो मैं कह रहा हूं, 10वां भाव जो होता है ना, कर्तव्य का होता है। 10वां भाव कर्तव्य का और चौथा भाव सुख का होता है। चौथा सुख, 10वां कर्तव्य। तो शनि क्या है? सुस्त ग्रह है, आलस्य ग्रह है, एवं धीरे धीरे काम करता है, बहुत अच्छे से करता है। यानी कि इसमें जल्दीबाजी नहीं है, बड़े आराम आराम से काम करेगा, अच्छा करेगा, सलीके के साथ करेगा। यह शनि का गुण। और मंगल क्या है? मंगल अग्नि तत्व का ग्रह है, जल्दबाज है, जल्दी से काम समाप्त कर देना चाहता है। तो शनि से 10वें, शनि कैसा चाहेगा? शनि चाहेगा कि आराम आराम से काम हो और बार बार जांच पड़ताल करके काम हो, कि काम कार्यों में समस्या नहीं है। और मंगल क्या चाहेगा? कि जो मिला जल्दी समाप्त करो। तो क्या मन मिलेगा? मन ही नहीं मिला। और मंगल की चौथी दृष्टि जो है वह सुख वाली दृष्टि होती है, और शनि सेवक है, शनि को सुख की आवश्यकता ही नहीं है, इग्नोर करता है। सेवक सुख का अभिलाषी नहीं होता, वह सुखों को इग्नोर करता है। और मंगल की चौथी दृष्टि सुख वाली दृष्टि होती है, इसलिए यह स्थितियां ठीक नहीं होती साधारणतया। तो यह क्या देते हैं? तो संबंधित भावों के जीव तत्वों से यह मनमुटाव देते हैं, एवं चाहे कहीं भी किसी भी भाव से या चौथे 10वें का संबंध मंगल शनि का बनता है तो यह उतावलापन भी देते हैं, एवं कार्यों में अड़चन वाली पैदा समस्याएं होना, स्वभाव थोड़ा स्वार्थीपन हो जाना, जल्दबाज बन जाना इत्यादि देते हैं, जो जिंदगी में समस्याएं प्रदान करते हैं। लेकिन दोनों में से किसी भी एक ग्रह पर यदि शुभग्रह का प्रभाव हो जाए, यदि यही स्थितियां हो और शुक्रदेव लग्न में हो जाएं, तो शुक्र की दृष्टि मंगल पे पड़ जाएगी, तो फिर वह प्रभावहीन हो जाएगा। या देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ जाए मंगल पर, या देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि शनि पर पड़ जाए, तो यानी कि दोनों में से कोई एक ग्रह शुभ युत या शुभ दृष्टि हो जाता है तो यह समस्याएं नहीं होती। मंगल देव वैसे भी खास करके
कुंडली के किसी भी भाव में हो तो अच्छी ही बात है, अगर बलवान है तो ठीक ठाक है। खास करके दसम भाव में चाहे किसी भी राशि के हों, बलवान हों, चाहे नीच राशि के ही क्यों ना हो, परंतु अगर बलवान हैं, नीच राशि के भी ग्रह बलवान होते हैं, बल अलग चीज है, नीच ऊंच स्थिति के आधार पर फल देना अलग चीज है। अगर मंगल बलवान हैं तो ऐसे व्यक्ति का कद्र, वजन, मान मर्यादा काफी होता है। अब जिस प्रकार के मंगल देव होंगे, जिस प्रकार के फल देने वाले होंगे जीवन के, उस क्षेत्र में उसके नाम लोग लेंगे, सराहेंगे उसको कि हाँ भाई बढ़िया है। मंगल अगर वह इसका हो जाएगा गुरु जी, तो ठीक है। दसम भाव में मंगल हो और बलवान हो तो, या दूसरे भाव के मंगल बलवान हो तो ऐसे व्यक्ति को लोग बड़ा गुण गाते हैं, चाहे वह किसी भी राशि में हो, नीच के हो या उच्च के हो। अगर नीच के हैं, खराब फल देने वाले हैं, तो खराब ही कायदे में उसके नाम सराहे जाएंगे, मतलब उसी प्रकार के लोग ढेर सारे मिल जाएंगे, हाँ भाई बड़ा तो ठीक ठाक। अब इसके बाद में और भी यदि चर्चा किया जाए तो लंबा होता चला जाएगा, चर्चा लंबा होता चला जाएगा। मंगल एवं शुक्र का परस्पर दृष्टि अच्छा नहीं माना जाता। यह व्यक्ति को अनुरागी स्वभाव का बनाता है, आवेशी स्वभाव का बनाता है। वह भी दाम्पत्य जीवन में या प्रेम के संबंधों में आवेश उत्पन्न करता है। अब हम लोग चलते हैं उस विषय वस्तु की तरफ जो समूह में लिखा गया है। समूह में लिखा गया है उन बातों पर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, कम से कम आज। तो समूह में लिखा गया है कि अगर मंगल देव योगकारक हो जाएं, यानी कि योगकारक ग्रह किसे कहते हैं, तो जिसके हाँ, जो केंद्र और त्रिकोण यदि दोनों के स्वामी हो जाते हैं तो योगकारक हो जाते हैं। अब केंद्र और त्रिकोण के स्वामी होकर, मान लीजिए कि यहीं पे एक है तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एवं 12। देखिए उपाय जो होता है, नीच नवमांश में नीच का होना अलग बात है, नवमांश में नीच का होना अलग बात है। अब मंगल देव नीच कर्क राशि में होते हैं। अगर मंगल अगर मेष राशि के ही हैं और 10 अंश से लेकर 13-20 के बीच में होंगे तो नवमांश में नीच के हो जाएंगे, यानी कर्क राशि के हो जाएंगे। उनकी स्थिति यहाँ के जैसे हो जाएगा। अगर मंगल देव मिथुन राशि के हैं तो मिथुन का नवमांश कहाँ से शुरू होता है? 7 से शुरू होता है। सात से शुरू होता है तो 7 8 9 10 11 12 1 2, यहाँ पर 2 4 6 2 8 3, तब तो यह मिथुन राशि के होंगे तो नीच होंगे ही नहीं। अगर वृषभ राशि के हैं तो इन वृषभ राशि का नवमांश 10 से शुरू होता है तो 10 11 12 1 2 3 4 5 6, तो यह जो है 20 अंशों से लेकर 23-20 तक यह नीच राशि के हो गए। तो यहाँ पे मंगल हैं तो यहाँ नीच राशि के हो गए। अगर यहीं पे मंगल हैं, अपने उच्च राशि में है तो मकर राशि में हो गए। तो मकर राशि में भी कहाँ कितने अंशों के होंगे? तो वृषभ राशि के ही जैसे, यानी कि 20 अंश से लेके 23-20 तक तो नीच के होंगे। तो यह जो नीच की नवमांश हो गया, यह इनके गुण हो गए, अंदरूनी जो गुण हो गया वह हो गया।
यह इस राशि में नहीं है, इस राशि के जैसे फल देने वाले हो गए, लेकिन वास्तविक रूप से यह है किस राशि में, यहाँ पर है ना मकर राशि में है। तो जो व्यक्ति जहां रहता है उसी के अनुसार से उसके उपाय किए जाते हैं। अब आप किस प्रकार का आपका स्वभाव है, उस स्वभाव के आधार पे उपाय नहीं किए जाते, उपाय स्थिति के आधार पे किया जाता है। अब वह जो कारक ग्रह हैं D9 कुंडली में नीच के हो गए, कोई फर्क नहीं। यदि बतला सके कि हाँ वह मंगल देव जिस कुंडली में आपने देखा वह किस राशि में है, तो हम बता देते हैं कि इसके उपाय कैसे किए जाने चाहिए। जी गुरुजी, कर्क लग्न की कुंडली है और मंगल देव वृषभ राशि में बैठे हैं 21 डिग्री के। अब कर्क लग्न की कुंडली है तो वह दशमेश एवं पंचमेश दोनों हो जाएंगे ना जी। तो कर्क लग्न की कुंडली में यहाँ 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, हाँ किस राशि में बैठे हुए हैं? ये 11 नंबर भाव में वृषभ राशि में। एकादश से ठीक है, रत्न पहने जा सकते हैं, इनके पहना सकते हैं ना? पहने जा सकते हैं, क्योंकि उपाय जो है राशि के अनुसार से समस्याएं देखी जाती है, बर कुंडलियों से उपाय किए जाते हैं लग्न कुंडली के आधार से। अब यहाँ पर अग्नि पृथ्वी या पृथ्वी तत्व में बैठे हुए हैं, तो अगर पृथ्वी से अगर कोई वैसा धातु, पृथ्वी से वैसी कोई चीजें जो अंदर से निकल रहा हो या पृथ्वी के सरफेस से पड़ रहा हो, वैसी चीजों को रत्न के रूप में धारण किया जाए तो ज्यादा फायदा होगा। ऐसा रत्न जो धरती के संपर्क से जुड़ा हुआ हो, धरती से तो पहाड़ पर्वत इत्यादि धरती से ही जुड़े हुए होते हैं ना। जी। हाँ, जल तत्व में होते तो जल से निकलने वाली। अब मूंगा जो है मंगल का रत्न है, यहाँ पर कक्षा में बंटी सोनी जी होंगे तो बोल पा। गुरु जी, मंगल यहाँ पीड़ित होंगे तब तो रत्न धारण कर सकते हैं, कुछ गड़बड़ फल रहे होंगे तब। हाँ, जब नीच नवमांस में नीच के हो गए तो गलत फल देंगे ही देंगे। अब यहाँ पर बंटी सोनी जी बतला पाएंगे कि मूंगा जो है वह पहाड़ों से निकलता है या समुद्रों से? बंटी सोनी जी, शायद आवाज को नहीं सुन पा रहे। अच्छा, हाँ जी, हाँ मैंने यह आपसे पूछा है कि जो मूंगा है, जो मंगल का जो रत्न होता है, वह पहाड़ों से निकलता है, पत्थरों से निकलता है या समुद्र से निकलता है? गुरुदेव इसमें दो बातें हैं। अधिकांश तो समुद्र से ही बोला जा रहा है, पर क्या जैसे दो क्वालिटी आते हैं इसमें गुरुदेव। अच्छा जी, मेरे पास जो आते हैं समुद्र के आते हैं ज्यादातर गुरुदेव। हाँ, तो अगर समुद्र के आते हैं तो अगर वही मंगलदेव जल तत्व में बैठे हुए हों तो समुद्र वाली रत्न पहनना ज्यादा लाभदायक होगा। अगर वह पृथ्वी तत्व में बैठे हुए हैं तो पृथ्वी वाला रत्न पहनना ज्यादा लाभदायक होगा। अच्छा, इसके बाद में अगर मेष लग्न की कुंडली में मंगल पंचम भाव में बकरी होकर बैठा हो, तो अब यहाँ पर हम आपको बता दें कि लग्नेश का बकरी होना बहुत अच्छा माना जाता है। लग्नेश का बकरी होना बहुत अच्छा माना जाता है। हाँ, कई मायनों में अच्छा माना जाता है, क्योंकि बकरी ग्रह अपने आप में बलवान हो जाते हैं। लग्नेश सदैव शुभग्रह होता है। पापग्रह का लग्नेश होना और अच्छी बात है, क्योंकि वह स्वार्थी व्यक्ति हो जाता है। यानी कि पापग्रह का मतलब स्वार्थी और शुभग्रह का मतलब उदारवादी। तो लग्नेश अगर पापग्रह है तो थोड़ा मनुष्य में थोड़ा अपने लिए थोड़ा ज्यादा सा ये बात आ जाती है, और वह बकरी हो गया तो और बलवान हो गया। बकरी ग्रह बलवान होते हैं, खास करके बकरी ग्रहों का कुछ पहनना ओढ़ना ना चाहिए। बकरी तो वैसे बकरी है, बलवान है, लेकिन यह देखा जाए हाँ तो
उनका भी रत्न पहना जा सकता है क्या? क्योंकि मेष लग्न की कुंडली में मंगल अष्टमेश भी तो होते हैं, तो अष्टमेश होते हैं तो वृश्चिक राशि है ना उनकी, तो अष्टमेश होने का तो दोष लगता ही नहीं। जो लग्नेश होता है उसे अष्टमेश का दोष लगता है क्या? नहीं। और यदि अष्टमेश का भी दोष लगे तो अगर अष्टमेश अगर मजबूत हो रहा है तो आयु में वृद्धि। कल ही की तो कक्षा में हम लोगों ने चर्चा किया कि यदि अष्टमेश बलवान हो, मित्र की राशि में हो, बलवान हो, स्वगृही हो, अच्छा हो, तो आयु में वृद्धि होती है, लंबा आयु मिलने की संभावना है। तो आयु के लिए भी तो ठीक ठाक बात है। ठीक है, धन्यवाद गुरुजी। अभी अजीत जी का विचार भी आ गया कि सभी, मेरा विचार है कि कक्षा के अंत में ऐसे प्रश्न पर चर्चा की जा सकती। तो कल से जो है प्रतिदिन का यह नियम रहेगा कि 30 यानी कि 40 मिनट हम अपनी बात को रखेंगे, बोलेंगे 40-45 मिनट, और आप लोगों के प्रश्नों पर यदि अगर प्रश्न समूह में है तो उस पर हम नहीं बोले, आप लोग अपना चर्चा करें और फिर हमसे भी सुझाव सलाह ले। कुछ समय 2-10 मिनट ऐसा भी होना चाहिए जो एक दूसरे के ज्ञान का आदान प्रदान भी हो, क्योंकि सभी विषय वस्तु सबके पास में नहीं होता। कुछ ऐसी विषय वस्तु भी हो जाती है जो छोटे छोटे बच्चों को भी आता है, और बड़े बड़े जिस विषय वस्तु को नहीं समझ पाते हैं छोटे छोटे बच्चे समझ लेते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है, तो इसको, इन चीजों को भी नकारा नहीं जा सकता।